ठीक है। तो मतलब देखो, अरविंद अपने राजनीतिक विचारों में जो स्वतंत्रता संबंधी विचार दे रहे हैं, इस स्वतंत्रता संबंधी विचारों में वो आंतरिक स्वतंत्रता, बाह्य स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, इन स्वतंत्रताओं की बात करते हैं। कि पहली बात तो क्या कह रहे हैं कि राष्ट्र स्वतंत्र होना चाहिए, एक देश दूसरे देश पर कब्जा न करे। जब राष्ट्र स्वतंत्र होगा तो उस स्वतंत्र राष्ट्र के अंतर्गत व्यक्तिगत और आंतरिक रूप से स्वतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए कि व्यक्ति अपनी इच्छा से काम कर ले। व्यक्ति के जीवन में राज्य और समाज का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं व्यक्ति आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र होना चाहिए कि व्यक्ति की अंदर जो भय है, लालच है, ये समाप्त होना चाहिए। क्योंकि यदि ये भय और लालच नहीं होगा तो व्यक्ति स्वतंत्र होते हुए भी गुलाम हो जाएगा। देखो ना, व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है क्योंकि उसके अंदर लालच है, वो गुलामी कर रहा है। गाली सुन रहा है लेकिन काम नहीं छोड़ के जा रहा, क्यों? लालच या भय, यदि मैंने कुछ बोल दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, इस टाइप की। तो वो कह रहा है आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र होना चाहिए। और यदि राष्ट्र और व्यक्ति की स्वतंत्रता में से तरजीह देना है तो मैं व्यक्ति की स्वतंत्रता को दूंगा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए अनिवार्य है कि स्वतंत्र व्यक्तित्व होना चाहिए। आप दुनिया का नक्शा देख लो, जहां जहां पर विकसित देश है वहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता अत्यधिक है, और जहां जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम है वो पिछड़े राष्ट्र है। अफ्रीका, एशियाई कंट्री, यूरोप, अमेरिका विकसित है, वहां पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत ज्यादा है। राज्य को कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे धार्मिक मामलों में तुम्हारे उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जितने आप पिछड़े देश में जाते जाओगे वहां पर राज्य उनके मामले में अत्यधिक हस्तक्षेप करेगा। तो अरविंद की स्वतंत्रता संबंधी विचार यही कह रहे हैं कि हमको राज्य को भी स्वतंत्र करना है, राष्ट्र को भी स्वतंत्र करना है, और व्यक्ति को भी स्वतंत्र करना है। व्यक्ति आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र हो, बाह्य रूप से भी स्वतंत्र हो। स्वतंत्र व्यक्तित्व भी एक स्वतंत्र राष्ट्र की नींव रख सकते हैं। गुलाम व्यक्तित्व, राष्ट्र स्वतंत्र होते हुए भी वो गुलामों जैसा व्यवहार करेंगे। ठीक है ना? तो इस पे ये अरविंद के स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं। फिर अरविंद के स्वतंत्रता संबंधी विचारों के बाद जो अरविंद के विचार हैं, राज्य और व्यक्ति। राज्य और व्यक्ति, राज्य और व्यक्ति। अब देखो, अरविंद की राज्य के संबंध जो विचारधारा है ना, वो विकासवादी विचारधारा है। अरविंद की राज्य के संदर्भ में जो विचारधारा है वो विकासवादी विचारधारा है। ठीक है ना? वो व्यक्ति के विवेक को राज्य व समाज के विकास के लिए अनिवार्य मानते हैं या आधार मानते हैं। कि व्यक्ति के विवेक से ही राज्य और समाज का विकास संभव है, या व्यक्ति के विवेक से ही राजनीतिक एवं सामाजिक विकास संभव है। देखो, विकासवादी विचारधारा राज्य के संदर्भ में वो मतलब परंपरागत विचारधारा तो बहुत पहले खारिज हो चुकी थी, जो राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत देते थे कि राज्य को देवता ने या ईश्वर ने बनाया है और राजा उनका प्रतिनिधि है। ये तो बहुत पहले खारिज हो गया है। तो ये विकासवादी विचारधारा है कि राज्य भी धीरे धीरे विकसित हुआ है। हम कबीले में रहते थे मानो पहले, फिर कबीले से धीरे धीरे करके क्या है वो इकट्ठे होते गए, इकट्ठे होते गए और एक बड़ा स्टेट बन गया, राज्य बन गया, नेशन स्टेट की अवधारणा सामने आई। देखो, दो शब्द होते हैं, एक राज्य होता है और एक राष्ट्र होता है। राज्य और राष्ट्र। राज्य एक क्या है? भौगोलिक अवधारणा, कि राज्य के अंदर इस राज्य का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा, इसमें रहने वाली एक निश्चित जनसंख्या होगी, इस राज्य की एक निश्चित सरकार होगी, और राज्य कैसा होगा? संप्रभु होगा। ये चार चीजें किसके लिए बोलते हैं? राज्य। राज्य मतलब स्टेट। ये जहां चार चीज होंगी उसी को हम कहेंगे राज्य। अब कई बार क्या, राज्य और राष्ट्र पर्यायवाची के रूप में प्रयोग कर लेते हैं हम कि वही राज्य है और वही राष्ट्र है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में अंतर है। राष्ट्र एक क्या है? एक मानसिक अवधारणा है। मानसिक अवधारणा, मानसिक अवधारणा। इसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। हो सकता है कि कोई भारतीय अमेरिका में जाके रहे, वहां काम करे, लेकिन वो फिर भी भारत के प्रति वफादार बना हुआ है। आजादी के समय देखो ना, लोग भारत से बाहर जाके आजादी की लड़ाई लड़ते थे। तो ऐसा थोड़ी कि
वो तो राज्य की परिभाषा से बाहर हो गई, कोई निश्चित भारत का तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, वो उसको निकल के चले गए। लेकिन वो जो मानसिक अवधारणा है ना कि हम सब एक है, हम सब भारतीय हैं, ये अवधारणा बनाती है एक राज्य को राष्ट्र। मतलब राज्य को राष्ट्र बनाने वाली है हम की भावना, वी फीलिंग कि हम सब एक है। हमारी जाति अलग हो, हमारा धर्म अलग हो, हमारा संप्रदाय अलग हो, सब कुछ अलग हो, लेकिन फिर भी हम अलग, इतनी विविधता होते हुए भी हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। ये भावना बनाती है किसी राज्य को राष्ट्र। तो देखो अरविंद का यही कहना है कि राज्य एक विकासवादी अवधारणा है, कि राज्य धीरे धीरे क्या है, विकसित होता है, विकसित होते हुए ये राज्य क्या है, राष्ट्र में कन्वर्ट होता है। कि एक भौगोलिक अवधारणा होती है, लोग रहते हैं और धीरे धीरे करके उन लोगों में हम की भावना डेवलप होती है और वही फिर क्या है, राज्य राष्ट्र में कन्वर्ट हो जाता है। फिर देखो इस राज्य के संदर्भ में वो किसको बना रहे हैं, व्यक्ति, कि व्यक्ति का विवेक ही राज्य व समाज, मतलब राजनीतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। देखो अरविंद का कहना था कि जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के लिए वो शब्द यूज करते हैं कि व्यक्ति एक ग्रोइंग गॉड है, व्यक्ति एक बनता हुआ देवता है, बनता हुआ देवता है। व्यक्ति कैसा है, एक ग्रोइंग गॉड है। अब देखो ग्रोइंग गॉड से उसका समझ गए ना, अरविंद का विकासवाद, उच्चतर गोलार्ध निम्नतर गोलार्ध, ये क्या है, मानस, और हमने देखा था इधर अति मानस। ये जंप करना है, योग के माध्यम से जंप करेगा, जैसे ये यहां पहुंच जाएगा उसमें अति मानस प्रकाश प्रकाशित होगा और वो अति मानस सुपर ह्यूमन बन जाएगा, ईश्वर जैसा हो जाएगा। तो वो यही तो कह रहे हैं कि यही विकास है, ग्रोइंग गॉड, विकसित होता हुआ देवता। आदमी एक क्या संभावना है जो उत्थान करके कहां पहुंच सकती है, उच्चतर गोलार्ध के सत्य पर पहुंच सकती है, ये अरविंद कह रहे हैं। लेकिन अरविंद का कहना है ये तभी संभव है जब व्यक्ति को बाह्य सहायता एवं, जब व्यक्ति को बाह्य सहायता एवं मार्गदर्शन मिले, मार्गदर्शन मिले, जब व्यक्ति को बाह्य सहायता एवं मार्गदर्शन मिले तभी वो अपना विकास करता है, ठीक है ना। और इसी संदर्भ में राज्य की भूमिका आती है। आपका राज्य गुलाम है, आपका उत्थान ही नहीं होने देगी वहां की सरकार, आपका शोषण कर रही है, वो आपके विकास में बाधा उत्पन्न करेगी ना। तो वो यही बता रहे हैं कि व्यक्ति का विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन व्यक्ति के विवेक को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, एक प्रोटेक्शन तो चाहिए ना। आपके यहाँ युद्ध हो रहा, अब भाई तुम अफगानिस्तान में रह रहे हो, अफगानिस्तान में रह के ये चीज संभव नहीं है, ऐसी कोई बातें करना संभव नहीं है, क्योंकि वहां तो पता नहीं कब मिसाइल आके फट जाए। आप सीरिया में रह रहे हो, तो ऐसी जगहों पर रहकर आप ऐसी बातों को नहीं कर सकते। इसके लिए क्या है, थोड़ा सा एक सुरक्षित माहौल चाहिए, मतलब एक स्वतंत्र राज्य चाहिए, और राज्य ही विकसित होता राष्ट्र है। और देखो इन दोनों में से भी अरविंद इसको ज्यादा महत्ता देते हैं, कि वो कहते हैं कि मेरे लिए राज्य से ज्यादा महत्ता राष्ट्र की है, क्योंकि राष्ट्र एक अनश्वर चीज है, इमोर्टल। राष्ट्र कभी नहीं मरता, राज्य बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन राष्ट्र अमर है, इमोर्टल है। और राष्ट्र क्या है, फीलिंग। देखो भौगोलिक सीमा घट बढ़ सकती है, जनसंख्या घट बढ़ सकती है, संप्रभुता से भी समझौता हो सकता है कई बार, जैसे भारत गुलाम हो गया, भारत की संप्रभुता खत्म हो गई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि भारत राष्ट्र नहीं रहा। राष्ट्र के रूप में तो भारत को क्या बताएंगे, अनंत काल से है, वैदिक काल से भारत एक राष्ट्र के रूप में है, लेकिन हाँ राज्य के रूप में इसकी हमेशा बदलती रहे। तो अरविंद यही कह रहे हैं कि राष्ट्र अनश्वर है और मैं राष्ट्र को राज्य से ज्यादा महत्ता देता हूं, क्योंकि राज्य की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती, ठीक है ना। तो देखो ये राज्य और व्यक्ति के संदर्भ की अवधारणा है। व्यक्ति और राज्य समझ लो एक दूसरे पर निर्भर है। व्यक्ति एक संभावित देवता है जो ग्रोइंग कर रहा है, लेकिन उसके लिए उसको क्या है, सहायता चाहिए, और सहायता कौन करेगा, राज्य करेगा, क्योंकि राज्य गुलाम रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते।
फिर वो राज्य और राष्ट्र में अंतर भी बताते हैं कि राज्य से ज्यादा महत्ता मैं राष्ट्र को देखूंगी, क्योंकि राष्ट्र एक अनश्वर चीज है जो कभी नहीं बदलती, हमेशा रहेगी। और यदि व्यक्ति का विवेक है तो वो अपने राज्य का सामाजिक और राजनीतिक विकास करने में सक्षम होगा। ठीक है ना। मतलब देखो, ये राज्य और व्यक्ति के संदर्भ की अवधारणा है। और इसमें एक लाइन चाहो तो और जोड़ सकते हो, अभी आगे अपन को दिखाई देगी उनकी साम्यवादी विचारधारा में, कि व्यक्ति के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप को वो न्यूनतम स्वीकार करते हैं। वो समाजवाद और साम्यवाद को तो पूरी तरीके खारिज करते हैं, क्योंकि साम्यवाद में क्या है, सब कुछ राज्य डिसाइड करता है, इसलिए वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। ठीक है ना। तो राज्य और व्यक्ति के संदर्भ में ये 3-4 लाइन आप बता देना। मतलब देखो, पहले बताया कि अरविंद में राजनीतिक विचारों के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी कम है। यदि पूछेगा तो ओवरऑल ये पूछेगा कि राजनीतिक विचारों को समझाइए। बाकी अब राजनीतिक विचारों को समझाइए 200 शब्दों में पूछेगा तो अपन बहुत सारे विचार हैं, 2-2 3-3 लाइन भी लिखेंगे तो अपना काम हो जाएगा। इसकी संभावना बहुत कम है कि अरविंद के वो पूछ ले कि राज्य के संदर्भ में विचार बचाओ। राजनीतिक तो पूछेगा, राज्य के संदर्भ में बचाओ, राज्य व्यक्ति के संबंध को, ये फिर थोड़ा सा क्या है मामला, मतलब थोड़ा सा 200 शब्द लिखना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। है तो सिंपल चीज है, कोई विशेष चीज नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी क्या है, 200 शब्द का आंसर लिखने के लिए हम उतना ज्यादा हर चीज को 200 शब्द के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी तो और भी दार्शनिक बचे हैं ना, एक ही पेपर थोड़ी है, सब कुछ पढ़ना है। तो इतना इतना पढ़ो कि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि यदि क्वेश्चन आए तो लिखना क्या है। बाकी अपना विवेक का उपयोग करके उसको लिखना, यदि तुम्हारी किस्मत रही और 200 शब्दों में पूछ ही लिया। ठीक है ना। फिर स्वतंत्रता संबंधी विचार हो गई, राज्य और व्यक्ति संबंधी विचार हो गए। अब इनका सबसे महत्वपूर्ण यदि राजनीतिक विचार है तो वो है राष्ट्रवाद से संबंधित विचार। ये पूछ सकता है, यदि उसको पूछना होगा तो, अरविंद का राष्ट्रवाद, क्योंकि अरविंद का राष्ट्रवाद आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है। और जहां आध्यात्मिकता आ जाती है वहां भारतीय लोग थोड़े से भावुक हो जाते हैं, और वो फिर उन्होंने कहा कि इसको ज्यादा महत्ता दो, कि अरविंद आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस राष्ट्रवाद को थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, क्योंकि यदि हुआ तो मान लो क्वेश्चन 200 शब्द में पूछ सकता है कि अरविंद के राष्ट्रवाद की संकल्पना को समझाइए, या अरविंद राष्ट्रवाद को किस रूप में देखते थे, या अरविंद का राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है, विवेचना कीजिए। ठीक है ना। अब देखो, अरविंद के राष्ट्रवाद, राष्ट्र तो आप समझ गए, राष्ट्र एक मानसिक अवधारणा है जो लोगों को एक सूत्र में बांधती है। आदमी कहीं रहे, राष्ट्र राष्ट्र है, राष्ट्र अमर रहता है। इतिहास में राज्य बदलता है, राष्ट्र नहीं बदलता। भारत राष्ट्र हजारों सालों से आगे भी रहेगा, भले भारत खत्म हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा हम सब भारतीय, ये भावना तो आपके अंदर जिंदा रहेगी, तो राष्ट्र जिंदा है। इसी से आता है राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना भी वही है ना, राष्ट्र, कि हम सब एक राष्ट्र के नागरिक हैं, ये राष्ट्रीयता की भावना हो गई। इसी को राष्ट्रवाद कह देते हैं। अपने देश या अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव रखना, देशभक्ति, यही राष्ट्रवाद हो जाता है। अब अरविंद, अपन यदि उनके राजनीतिक कैरियर को देखें तो अरविंद गरम दल के नेताओं में से एक थे। 1905 में जब वो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे तो वो गरम दल वालों नेताओं में से थे। और गरम दल थोड़ा सा क्या है, अतीत के गौरव गान से जुड़ा हुआ। हम जानते हैं कि इनने अतीत के पुनरुत्थान की बात करी थी, कि भारत इतिहास में या प्राचीन काल में भारत एक बहुत महान देश था, राष्ट्र था, भारतीय बहुत महान थे। लेकिन समय के साथ क्या है, भारत का पतन हो गया, और अंग्रेजों की गुलामी ने भारत के पतन को, मतलब बिल्कुल जिसको कहना चाहिए रसातल तक पहुंचा दिया भारत को। ठीक है। तो देखो, अरविंद जो अपने राष्ट्रवाद हैं, अपने राष्ट्रवाद में क्या है, वो भारत की, भारत के गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं। गौरवशाली इतिहास, कि हम एक महान संस्कृति के व्यक्ति हैं, कि भारत जो है एक महान संस्कृति, एक महान सभ्यता से जुड़ा हुआ है।
भारत का प्राचीन काल में भी एक विशेष स्थान था, मतलब भारत प्राचीन काल में भी महान था और आने वाले भविष्य में भी फिर से महान बनेगा। बस अभी हम थोड़ा सा दिक्कत में है। तो प्राचीन भी हमारा महान था और आने वाला भविष्य भी हमारा ही होगा। ठीक है। फिर इसके संदर्भ में अरविंद राष्ट्रवाद के संदर्भ में देखो एक बिल्कुल नई अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। अरविंद राष्ट्रवाद के संदर्भ में यह कहते हैं कि जो भारत है केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है, भौगोलिक इकाई नहीं है। भारत एक ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं है, एक कोई देश नहीं है, एक कोई भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि देखो वो भारत को देवीय स्वरूप प्रदान करते हैं, देवीय स्वरूप। और क्या बात करते हैं? भारत मां। ये कोई बंगाल के क्रांतिकारी अरविंद घोष, बरिंद्रनाथ घोष भारत मां की आकृति बना रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में देखो उनका राष्ट्रवाद है कि भारत केवल एक देश नहीं है, एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि भारत क्या है? हमारी मां है। और ये भारत मां इस समय क्या है? पराधीन है, गुलाम है। भारत मां की पेंटिंग बनाते थे ना, तो एक चित्र बनाया और उसके हाथ में हथकड़ियां लगी हुई है, गुलाम है, बेड़ियों से जकड़ी हुई है। और बेड़ियां किसकी हैं? अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई हैं। मतलब क्या है? हमारी मां पराधीन है। जब आपकी मां पराधीन है तो आपका पहला कर्तव्य है, आपकी मम्मी को कोई किडनैप करके रखे तो आप कोचिंग थोड़ी अटेंड करोगे, आप नौकरी पे थोड़ी जाओगे। आपकी पहली जिम्मेदारी क्या होगी? अपनी मां को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। तो यही अरविंद समझा रहे हैं कि जो तुम इसको देश समझ रहे हो ना, ये भारत केवल एक देश नहीं है, एक देवीय रूप है। ये भारत हमारी मां है और ये मां पराधीन है। और जब मां पराधीन होगी तो प्रत्येक भारतीय, भाई जब भारत मां हो गई तो प्रत्येक भारतीय उस मां का बच्चा है। तो जब मां गुलाम है, मां किसी के कब्जे में है, तो बच्चे का एक कर्तव्य है कि वो उस मां को पराधीनता के चंगुल से छुड़ाए। अब जब कोई अपनी मां को गुंडों से छुड़ाने जा रहा है तो क्या इसको तुम एक राजनीतिक काम बोलोगे? फिर ये एक राजनीतिक, मतलब ये जो पराधीनता से छुड़ाना है ये एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। आपकी मां को गुंडों से छुड़ाना कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। इसको अरविंद कहते हैं ये तो एक पवित्र धर्म है। क्या है? पवित्र धर्म। भाई प्रत्येक औलाद का धर्म ही है ना कि वो अपने माता को गुलामी या गुंडों से बचाए। ठीक है ना? तो देखो इस रूप में ये इससे क्या बताना चाह रहे हैं अरविंद? अरविंद ये बताना चाह रहे हैं कि राष्ट्रवाद कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। जबकि पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद एक राजनीतिक कार्यक्रम माना ही जाता है। राजनीतिक कार्यक्रम ही है। हमारा जो राष्ट्रवादी मूवमेंट चलता है, गांधी जो मूवमेंट चला रहे हैं, सब राजनीतिक कार्यक्रम है, हमको राष्ट्र के रूप में एकीकृत होना है। लेकिन अरविंद कह रहे हैं नहीं, भारत हमारी मां है और मां को आजाद कराना कोई राष्ट्रवादी कार्यक्रम नहीं। ये तो प्रत्येक औलाद का एक जन्म जाता। भाई यदि कोई औलाद ये नहीं होगा तो उसकी तो एक आलोचना की जाएगी ना कि वो तो महान पापी है। तो इस रूप में राष्ट्रवाद को संदर्भ में क्या कहते हैं कि एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, वरन मतलब बल्कि पवित्र धर्म है, पवित्र धर्म है, पवित्र धर्म है। और ये पवित्र धर्म कहां से आया है? ये पवित्र धर्म ईश्वर के पास से आया है, ईश्वर के पास से आया है। ये पवित्र धर्म है और ये ईश्वर के पास से आया है। ठीक है ना? और हम
को ईश्वर से मतलब ले देख, वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम सब ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर का हमको आदेश है कि तुम अपनी जो माँ है उस पराधीन माँ को आजाद कराओ, और उस आजाद कराने के लिए तुम जो भी करोगे वो एक धार्मिक कार्यक्रम होगा। राष्ट्रवाद राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, एक आध्यात्मिक कार्यक्रम। इसी में तो देखो, यही तो हो गया आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, यही तो हो गया आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। ठीक है ना। तो इस रूप में अरविंद क्या है, राष्ट्रवाद को एक आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को एक आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करते हैं, और स्वतंत्रता को राजनीतिक कार्य के स्थान पर कौन सा काम घोषित कर देते हैं, धार्मिक या आध्यात्मिक काम। आध्यात्मिक स्वरूप और राष्ट्रवाद को राजनीतिक कार्यक्रम के बजाय आध्यात्मिक कार्यक्रम बताते हैं। ठीक है, यही है अरविंद का राष्ट्रवाद या अरविंद का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। मतलब हम बता देंगे कि राष्ट्रवाद के संदर्भ में अरविंद ने एक नवीन अवधारणा प्रस्तुत की कि राष्ट्र को या राष्ट्रवाद को या देश को आजाद कराना राजनीतिक कार्यक्रम के स्थान पर उन्होंने इसको क्या बता दिया, पवित्र धर्म, और उसको आध्यात्मिक कार्यक्रम बता दिया कि प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य, कोई राजनीति नहीं हो रही है यहाँ पर। देश को आजाद कराने के लिए तुम जो भी कर रहे हो वो राजनीति नहीं है, बल्कि क्या है, वो एक आपका पवित्र कर्म है। आप औलाद हो, अपनी माँ को आजाद कराओ। तो ये राष्ट्रवाद आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में इतनी बात लिखना, ठीक है ना। अब देखो राष्ट्रवाद, यदि बहुत शॉर्ट में लिखना है ना तो इतने में ही राष्ट्रवाद खत्म कर देना। 3 नंबर 5 नंबर 50 शब्द इतने पर्याप्त हैं अपने लिए। लेकिन मान लो आपको राष्ट्रवाद में और 200 शब्द ही पूछ लिया कि अरविंद के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को समझाइए, अरविंद के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों को समझाइए, तो देखो मूल विचार तो यही है अरविंद का राष्ट्रवाद। लेकिन अब थोड़ा सा हम इसको और एलोबरेट करते हैं, क्योंकि ये संभावना है थोड़ा सा डिटेल में जाने की। अब देखो, राष्ट्रवाद की एक विरोधी विचारधारा है जिसको हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीयवाद। अंतरराष्ट्रीयवाद, ठीक है। राष्ट्रवाद की एक विरोधी विचारधारा है जिसको किस नाम से जाना जाता है, अंतरराष्ट्रीयवाद। राष्ट्रवाद क्या कहता है, हम सब भारत के नागरिक हैं और हम सब एक हैं। ये पाकिस्तान का नागरिक है, ये पाकिस्तान वाला अलग है, ये श्रीलंका वाला अलग है, पूरी दुनिया के 200 देश है, सबका अपना अपना राष्ट्रवाद है। पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी एक है और भारतीय अलग है। जबकि अंतरराष्ट्रीयवाद क्या कहता है, सभी एक है। मतलब अंतरराष्ट्रीयवाद थोड़ा थोड़ा मानववाद के पक्ष से जाता है। भैया देख, हो तो आदमी ना, इसी पृथ्वी पर रहना है, हम सबका एक ही जीवन है। आप राष्ट्र बनाओगे तो राष्ट्रों में लड़ाई होगी। इसलिए देखो, जो विचारधारा 19वीं सदी में अत्यधिक लोकप्रिय थी राष्ट्रवाद, वो धीरे धीरे करके क्या है, सबसे बेकार विचारधारा हो गई। भाई जो विचारधारा हम और वे में बांटे तो गलत। समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हम और वे, वी एंड दे। हम मतलब हम सब एक हैं और तुम दूसरे हो, हम सब एक हैं और तुम दूसरे हो। अब देखो, इस टाइप की बांटने वाली विचारधारा, वी और दे, हम और वे, बहुत सारी विचारधारा है। हम धर्म के आधार पर बांटते हैं, हम हिंदू तुम मुसलमान तुम फलाना तुम ठिकाना। तो धर्म भी एक टाइप का क्या है, विभाजनकारी विचारधारा है। जाति भी एक क्या है, विभाजनकारी विचारधारा है कि जाति रहेगी तो विभाजन तो रहेगा ही रहेगा। धर्म रहेगा तो धार्मिक आधार पर विभाजन होगा। ऐसी बहुत सारी विचारधाराएं, लिंग के आधार पे हम विभाजित कर देते हैं, भाषा के आधार पे कर देते हैं, क्षेत्र के आधार पे कर देते हैं, ये सब विभाजनकारी विचारधारा है। तो इसी टाइप की विभाजनकारी विचारधारा तो राष्ट्र है, राष्ट्र भी तो बांटी रही है। भाई राष्ट्रवाद है तो फिर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया धर्म के आधार पे। तो 19वीं सदी में जो अत्यधिक लोकप्रिय था ना, वो धीरे धीरे करके लोगों को समझ आया कि राष्ट्रवाद एक बेकार विचारधारा है। यूरोप में पनपी राष्ट्रवाद की जो मॉडर्न विचारधारा है,
लेकिन यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उनको समझ आ गया कि कोई मतलब नहीं राष्ट्रवाद के चक्कर में, हमने बहुत खून खराबा हुआ, हिटलर जैसे लोग पैदा हुए राष्ट्रवाद के चक्कर में, ठीक है ना। तो राष्ट्रवाद धीरे धीरे बुराई करने लगे। फिर जो अच्छे विचारक आए 19वीं सदी के बाद, वो अंतरराष्ट्रीयवाद की बात करते थे। टैगोर अंतरराष्ट्रीयवाद के समर्थक थे, और जो राष्ट्रवादी विचारधारक थे उनके मतलब वो थे तो, लेकिन अब क्या है, बौद्धिक क्षेत्र में राष्ट्रवाद एक पुरानी विचारधारा समझी जाने लगी, क्योंकि ये भी लोगों को बांटी रही। देखो जो विचारधारा लोगों को बांटेगी वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो अब एक बात करते हैं अंतरराष्ट्रीयवाद। तो देखो अरविंद ने राष्ट्रवाद को बता दिया, लेकिन अब अरविंद इसका भी समर्थन कर देते हैं, कायदे से इसका करो समर्थन, लेकिन अरविंद फिर क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीयवाद का भी समर्थन करते हैं। देखो अरविंद यद्यपि राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक हैं और वे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के समर्थक थे, परंतु वे अंतरराष्ट्रीयवाद में भी विश्वास करते थे। परंतु वे अंतरराष्ट्रीयवाद में भी विश्वास करते थे। अंतरराष्ट्रीयवाद में विश्वास करते थे, कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई वो कहते थे कि प्रत्येक राज्य को स्वतंत्र होना चाहिए, प्रत्येक राज्य को स्वतंत्र होना चाहिए, प्रत्येक राज्य को स्वतंत्र होना चाहिए, और विश्व समुदाय में प्रत्येक राज्य विश्व समुदाय में रचनात्मक भूमिका निभाए। विश्व समुदाय में रचनात्मक भूमिका निभाई जानी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो विश्व समुदाय में एक रचनात्मक भूमिका निभाने की बात कर रहे हैं अरविंद, तो अरविंद सीधे सीधे यहां पर विश्व संघ की अवधारणा का प्रतिपादन कर रहे हैं। विश्व संघ की अवधारणा, भाई विश्व संघ की अवधारणा, राज्य का अस्तित्व रहे, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो देश खत्म हो जाए, लेकिन सब देश मिलकर अपना एक संघ टाइप का बना ले और उसमें रचनात्मक भूमिका निभाए। हर देश, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। भाई एक देश में विभिन्न राज्य होते हैं, भारत में भी राज्य है, लेकिन भारत देश है, ऐसा थोड़ी है कि राज्य सब अलग अलग है, सब राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। तो जब राज्य मिलकर राष्ट्र बन सकते हैं, तो राष्ट्र सारे मिलकर एक विश्व संघ क्यों नहीं बन सकते। तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद अंतरराष्ट्रीयवाद विरोधी नहीं है, राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रीयवाद कोई विरोधी नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक दूसरे के पक्षधर हैं, ठीक है ना। और इस विश्व संघ की उनने जो चर्चा की है, इनकी किताब का नाम था द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ह्यूमन यूनिटी, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। इस किताब में उन्होंने इस विश्व संघ की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। ठीक है ना। और देखो ये जो विश्व संघ है, मतलब हम ये बताएंगे कि यूनाइटेड स्टेट के अस्तित्व में आने से पहले ही इनने एक विश्व संघ की अवधारणा प्रस्तुत करी। हालांकि लीग ऑफ नेशन बन चुका था, लेकिन अरविंद का कहना था कि जो भी अभी तक अंतरराष्ट्रीय संगठन बने हैं, दरअसल क्या है, वो किस आधार पर बने हैं, शक्ति के आधार पर, कि बड़े ताकतवर राष्ट्रों ने मिलकर और अपने संगठन बना लिया और उसको वैश्विक संघ का नाम दे दिया, लेकिन इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों में छोटे देशों की कोई भूमिका नहीं है। अरविंद का यह कहना था कि मेरा ये विश्व संघ है, ये शक्ति के आधार पर गठित नहीं किया जाएगा, किसी के ताकत या शक्ति के आधार पर नहीं, किसी प्रकार की अनिवार्यता नहीं, बल्कि क्या है, ये स्वतंत्र राष्ट्रों का संघ होगा, स्वतंत्र
राष्ट्रों का संघ, जहां पे छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा राष्ट्र बराबर होगा। कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। यहां पर प्रत्येक राष्ट्र के साथ समानता, प्रत्येक राष्ट्र के साथ समानता होगी, प्रत्येक राष्ट्र के साथ समानता होगी, ठीक है ना। और यहां पर ये ले देखो, सीधे ये बात करते हैं कि यहां पर जो मानवीय एकता की बात की जाएगी, स्वतंत्रता, समानता और ये सब चीजों की बात की जाएगी। इस टाइप के विश्व संघ, मतलब राजनीतिक इकाई नहीं होगा एक टाइप का कि सब बराबर है। यहाँ पर ऐसे विश्व संघ की बात करें जिसमें समानता, स्वतंत्रता हो, छोटे छोटे देश को अपनी रचनात्मक भूमिका निभाने की आजादी हो, इस टाइप के विश्व संघ की बात करते हैं। तो देखो, जब आप अरविंद के राष्ट्रवाद को यदि डिटेल में लिखोगे तो ये बिंदु भी आ जाएगा कि राष्ट्रवाद के समर्थक होते हुए भी वो अंतरराष्ट्रवाद में विश्वास करते थे, और अंतरराष्ट्रीय विश्वास करते हुए प्रत्येक राज्य को स्वतंत्र होना चाहिए और विश्व समुदाय में रचनात्मक भूमिका निभा सके। और इसके लिए उन्होंने अपनी किताब द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी में विश्व संघ की अवधारणा दी। उनकी विश्व संघ की अवधारणा अन्य जो विश्व संगठन बने थे उसके अगेंस्ट थे, क्योंकि अन्य विश्व संगठन क्या शक्ति के आधार पर बने। ये क्या कह रहे हैं, स्वतंत्र राष्ट्रों का संघ होगा, प्रत्येक राष्ट्र अपनी स्वतंत्र भूमिका निभाएगा, यहाँ पे किसी को जबरन शामिल नहीं किया जाएगा, सब राष्ट्र अपने अपने हिसाब से शामिल होंगे, इस टाइप की। तो देखो, इसको भी लेके क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरविंद के विश्व संघ की अवधारणा को समझाइए, ठीक है ना। जब विश्व संघ की अवधारणा को समझाओगे तब भी शुरुआत यही करना कि अरविंद प्रखर राष्ट्रवादी होते हुए भी अंतरराष्ट्रीयवाद में विश्वास करते थे, और फिर आप इसको ये बता सकते हो। तो ये भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि अरविंद के विश्व संघ की अवधारणा को समझाइए, ठीक है ना। तीसरी बात देखो, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद बताइए। राष्ट्रवाद में यदि आप बहुत डिटेल में लिख रहे हो तो अंतरराष्ट्रीयवाद को भी बता दो, विश्व संघ भी बता दो उसमें। फिर इसमें बता दो कि अरविंद का जो राष्ट्रवाद है और मानववाद है, मानववाद, इन दोनों में आप संबंध बताओगे। देखो, राष्ट्रवाद और मानववाद भी विरोधी विचारधारा दिखाई देती है। राष्ट्रवाद क्या कहता है कि हम भारतीय हैं, और मानववाद क्या कहता है हम सब मानव हैं इसलिए हम एक, विरोधी हो गई। अरविंद का यह कहना है कि सबसे पहले तो हम एक क्या, भारतीय बने। अरविंद कहते हैं राष्ट्रवादी विचारों के अंतर्गत कि सबसे पहले हम भारतीय बने, हम अपने पूर्वजों की ख्याति को पुनः प्राप्त करते, वही अतीत के गौरव को पुनः हासिल करें, अतीत के गौरव को पुनः हासिल करें, अतीत के गौरव को पुनः हासिल करें। लेकिन वो कहते हैं हम इस भारतीयता को, इस भारतीयता को, हम इस भारतीयता को किससे जोड़ेंगे, हम इस भारतीयता को मानवता से जोड़ेंगे। इस भारतीयता को मानवता से जोड़ेंगे, और फिर इस रूप में वो कहते हैं कि भाई देखो, प्रत्येक मानव ईश्वर का अंश है, प्रत्येक मानव ईश्वर का अंश है, और जब सभी मनुष्य ईश्वर का अंश हैं और सभी में समान आत्मा है तो फिर इनमें संघर्ष नहीं होना चाहिए, इस संघर्ष को हमको समाप्त करना है। मतलब देखो, वो मानवता की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले क्या कह रहे हैं कि पहले भैया तुम स्वतंत्र हो, भारतीय बनो, अपना उत्थान करो, अपने अतीत के जो पूर्वजों का गौरव है उसको पुनः हासिल करो, और फिर इस भारतीयता को मानवता से जोड़ो कि अब तुम भारतीय बन गए, उसके बाद तुमको ये करना है, यहां पे रुकना नहीं है भारतीय बन के, इसके बाद तुम मानवता की बात करोगे, फिर बताओगे कि भैया ये जो पूरी दुनिया के मानव है एक विशाल चेतना के अंश है, सब उसी से आए हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है, तो हमारे बीच किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फिर तीसरे पॉइंट में मानवतावादी विचारधारा को इसमें बताना है, राष्ट्रवाद और मानवता। फिर चौथा पॉइंट इसमें बता देना, प्राप्ति का साधन, प्राप्ति का साधन, राष्ट्रवाद की प्राप्ति का
साधन, राष्ट्रवाद या राष्ट्र की स्वतंत्रता या स्वाधीनता कुछ भी कह लो, उसके लिए साधन। अब देखो जहां तक साधन की बात है, अरविंद का जो राजनीतिक संघर्ष है, आप जान ही रहे हो, गरम दल के थे, नरम दल वालों को तो वो खारिज कर चुके थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, गरम दल के थे। लेकिन गरम दल के थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सीधे कह रहे हैं कि अंग्रेजों को बम मार दो, मतलब वो पूर्णतः हिंसा के समर्थक भी नहीं थे। इसके लिए वो किसकी बात करते थे? निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध, निष्क्रिय प्रतिरोध की बात करते थे। निष्क्रिय प्रतिरोध मतलब देखो भाई, अरविंद ये कह रहे हैं कि आपका राष्ट्र गुलाम है, तो आपका पहला कर्तव्य तो है कि आप अपने देश को स्वाधीन कराओ। स्वाधीन कैसे कराओगे? स्वाधीनता के पास आपके पास दो तीन विकल्प है। एक तो क्या है, नरमपंथियों का विकल्प है। कौन सा विकल्प? प्रार्थना, याचिका, ये विकल्प है। इस विकल्प को तो वो खारिज कर देते हैं कि ये विकल्प तो कोई काम का नहीं है। दूसरी बात वो क्या करते हैं? सशस्त्र विद्रोह। दूसरा एक तरीका है, सशस्त्र विद्रोह करो, रिवोल्ट करो। अरविंद इसको भी समर्थन नहीं करते, समर्थन करते हैं लेकिन पूर्ण समर्थन नहीं करते। उनका मेन फोकस रहता है इस पर, निष्क्रिय प्रतिरोध। ये सही तरीका है भारत को आजादी दिलाने का। निष्क्रिय प्रतिरोध मतलब वही असहयोग करना, असहयोग करना। बंगाल विभाजन के समय जो आंदोलन चला था वो निष्क्रिय प्रतिरोध ही था। स्वदेशी, स्वराज, इनका समर्थन करना। मतलब देखो, निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर्गत क्या किया जाता है? निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर्गत हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं, विदेशी शासन का बहिष्कार करते हैं, उसे किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं देते। ये निष्क्रिय प्रतिरोध है कि भाई तुम हम पे शासन करने आए हो, हम कुछ करेंगे ही नहीं। कैसे शासन करोगे? हम तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, तुम्हारा सामान नहीं खरीदेंगे, तुम्हारी सेना में काम नहीं करेंगे, तुम्हारी पुलिस में किसी प्रकार का कोई समर्थन नहीं। निष्क्रिय प्रतिरोध, कुछ नहीं करेंगे। हालांकि अब ये हमको आगे चल के गांधी के असहयोग आंदोलन में भी तो यही था, लेकिन वो इससे थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है, गांधी जी हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे कि प्रतिरोध अहिंसक होना चाहिए। मतलब बहिष्कार होगा, स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होगा, आग लगाओ, होली जलाओ, लेकिन हिंसा नहीं होगी। ये निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या कहते हैं कि भैया देखो, मौका देख के हिंसा भी हो सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं। तो निष्क्रिय प्रतिरोध और गांधी का जो असहयोग या सविनय अवज्ञा है, वो इसी रूप में अर्थ है कि यहां पर जिसको कहना चाहिए कि हिंसा की गुंजाइश रहेगी। मतलब हिंसा के लिए स्थान है, ऐसा नहीं है कि हिंसा को पूर्णतः रोक दिया गया गांधी जी की तरह। यहां पे हिंसा हो सकती है, हिंसा की संभावना है, हिंसा की संभावना, मौका देख के हिंसा भी की जा सकती है। जबकि गांधी हिंसा के तो पूरे विरोधी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रवाद के तरीके हैं, या राष्ट्रवाद को प्राप्त करने का एक साधन बताया गया है, निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध और आत्मविकास, के हमको अपना विकास करना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार करना है, और इस बहिष्कार के दौरान यदि हिंसा हो जाए तो भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से ही हमको स्वतंत्रता की प्राप्ति करनी है, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रवाद, यदि आपको वाकई 200 शब्द लिखने को आए तो सब लिख देना, ठीक है। लेकिन इनको अलग अलग 50 शब्द के हिसाब से तो कुछ भी पूछ सकता है। अरविंद का राष्ट्रवाद, अरविंद के अंतरराष्ट्रीयवाद या विश्व संघ की अवधारणा, अरविंद का राष्ट्रवाद और मानववाद, या फिर अरविंद का निष्क्रिय प्रतिरोध। तो निष्क्रिय प्रतिरोध भी कुछ नहीं, वही है। या स्वाधीनता प्राप्ति के किस तरीके का समर्थन किया, या राष्ट्रवाद के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं, तो निष्क्रिय प्रतिरोध। दोनों को खारिज, सशस्त्र विद्रोह को भी याद रखना, खारिज किया है। मतलब सशस्त्र विद्रोह, एक तो प्रार्थना वाली तरीका और सशस्त्र विद्रोह, इन दोनों को खारिज करते हैं कि इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। सही तरीका तो क्या है? निष्क्रिय प्रतिरोध और आत्मविकास। अपना विकास करो, आपस में मिलके
अंग्रेजों से कोई संपर्क ही मत रखो। तो ये उनका क्या है, राष्ट्रवाद को यदि आपको बहुत डिटेल में लिखना होगा तब आप इस बात को कहोगे, ठीक है ना। अब देखो ये जो निष्क्रिय प्रतिरोध है ना, इसी को हो सकता है कि अरविंद के राजनीतिक संघर्ष के रूप में पूछ ले कि अरविंद के राजनीतिक संघर्ष को समझाइए। तो अरविंद के राजनीतिक संघर्ष में यही आएगा कि राजनीतिक संघर्ष में वो इसको भी खारिज करते हैं, इसको भी खारिज करते हैं और निष्क्रियता का समर्थन करते हैं। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध से उनका मतलब अहिंसक प्रतिरोध से नहीं है। निष्क्रिय प्रतिरोध से उनका सीधे सीधे मतलब यह है कि हमको विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है और हमको स्वदेशी की नीति अपनानी, स्वराज की नीति अपनानी है, और इसमें यदि कहीं हिंसा हो जाएगी तो भी कोई बुराई नहीं है। कसम नहीं खाना है कि हिंसा नहीं करेंगे, यदि इसके लिए ये हिंसा का मार्ग अपनाना पड़े तो कोई बुराई नहीं है। वो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि परिस्थितियां यदि हिंसा की मांग कर रही हैं। गांधी जी तो हिंसा मतलब होनी नहीं, किसी भी परिस्थिति में हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि देखो यदि परिस्थिति है तो हिंसा कर लो। इसी रूप में अंतर है निष्क्रिय प्रतिरोध। तो राजनीतिक संघर्ष पूछ लेंगे तो भी आपको यही बताना है कि वो स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार, इन सब की बातों को करते थे। निष्क्रिय प्रतिरोध है कि अंग्रेजों को यहाँ रहने का कारण ही हटा दो, और उसी के तहत उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की बात या स्वदेशी आंदोलन को उन्हें विकसित किया था, ठीक है। तो ये अरविंद के राष्ट्रवाद संबंधी विचार हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग विचारों को समाहित किए हुए हैं, एक साथ हमने बता दिया। चाहो तो हम अलग अलग लिख सकते थे, राष्ट्रवाद, फिर अंतरराष्ट्रवाद, फिर मानववाद, फिर निष्क्रिय प्रतिरोध, राजनीतिक संघर्ष, सब अलग पूछेगा तो अलग लिखना, नहीं तो राष्ट्रवाद में सब शामिल कर देना। फिर देखो राजनीतिक विचारों के अंतर्गत एक और बात कर रहे हैं, वो पूंजीवाद, समाजवाद, लोकतंत्र। थोड़ा थोड़ा है, एक एक लाइन में बस समझ लो। पूंजीवाद, साम्यवाद, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। 50-50 शब्द में कभी पूछ ले, या फिर यदि आपको 200 शब्द में पूछ लिया कि अरविंद के राजनीतिक विचारों को समझाइए, याद रखना अरविंद के राजनीतिक विचारों को समझाइए, तो फिर आप बताओ 10 पॉइंट बताओ ना, क्या दिक्कत है। भले 10 पॉइंट में 2-2 लाइन लिखो, लेकिन दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राज्य के विचार में ही आपने एक पन्ना भर दिया, नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि उनने राजनीतिक विचार पूछा है, आपने अरविंद के केवल राज्य संबंधी विचारों को लिख दिया। राजनीतिक विचार में तो ये सब आएगा ना, राज्य विचार, राष्ट्रवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, लोकतंत्र, अंतरराष्ट्रीयवाद, विश्व संघ, सब उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंतर्गत ही है। अब देखो सबसे पहले देखते हैं उनके जो लोक पूंजीवाद के संदर्भ में क्या है। अब देखो पूंजीवाद ऐसी विचारधारा है जो व्यक्तिवाद का समर्थन करती है। पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्तिवाद का समर्थन करती है कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ो, राज्य का कंट्रोल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाई पूंजीवाद तो कंट्रोल के खिलाफ ही है ना, कि ना तो राज्य का बाजार पे कंट्रोल करना चाहिए, किसी पे कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, बाजार अपने आप सब कुछ मेंटेन कर लेगा, मांग और पूर्ति की शक्तियां सब कुछ मेंटेन करेगी, राज्य को कुछ नहीं करना है। तो व्यक्तिवाद का घोर समर्थक है पूंजीवाद। अभी हमने अरविंद के स्वतंत्रता संबंधी विचार देखा कि अरविंद व्यक्तिवाद के समर्थन। अब देखो अरविंद व्यक्तिवाद का समर्थन करते हुए भी इस व्यक्तिवादी पूंजीवाद का विरोध करते हैं। यहीं से आपको बताना, यदि अरविंद का पूंजीवाद पूछ लेगा तो बताना है कि अरविंद व्यक्तिवाद या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे, लेकिन वो इस व्यक्तिवादी पूंजीवाद में विश्वास नहीं करते थे या इसका वो विरोध करते थे। उनका मानना था कि समाज में आर्थिक समानता होनी चाहिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए। और ये आर्थिक समानता कौन स्थापित करेगा? राज्य की जिम्मेदारी है कि समाज में आर्थिक समानता होनी चाहिए। मतलब वो आर्थिक समानता को मेन काम, मतलब जो राज्य है, राज्य का मेन काम आर्थिक कामों के अंतर्गत यही है कि आर्थिक समानता, मतलब ये एक टाइप की सेवा संबंधी कार्य हो गया राज्य का, कि आर्थिक समानता को स्थापित करना राज्य का सबसे पहला कर्म होना चाहिए।
पूंजीवाद क्या है? आर्थिक समानता के विरोधी। भाई पूंजीवाद तो यही कहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, जिसमें ज्यादा क्षमता होगी वो कमाएगा। मुकेश अंबानी को छोड़ दो, वो कितना कमा रहा है, भिखारी को छोड़ दो वो कितना, हमें कोई मतलब नहीं। जबकि समाजवाद यही कहता है कि नहीं नहीं, लिमिट, फाइनेंशियल इक्वलिटी होनी चाहिए, कोई बहुत ज्यादा गरीब ना हो, कोई बहुत ज्यादा अमीर ना, थोड़ा बहुत अंतर तो चलेगा, लेकिन यहां पर ये नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो देखो पूंजीवाद के संदर्भ में वो यही है कि वो जिसको कहना चाहिए आर्थिक समानता के पक्षधर थे, और पूंजीवाद आर्थिक समानता का विरोधी है, तो इसी रूप में वो पूंजीवाद के भी विरोधी हो जाते हैं। लेकिन फिर इस विचारधारा से लगने लगता है क्या है, वो इस तरफ चले जा रहे हैं, साम्यवाद। अरविंद इसके भी विरोधी थे, क्योंकि क्या है कि जो देखो ये जो बात कर रहे हैं ना कि राज्य को आर्थिक समानता की स्थापना करना चाहिए, ये समाजवादी विचारधारा है, सोशलिस्ट समाजवादी, कि राज्य व्यवस्था करेगा आर्थिक कल्याण की। ठीक है ना? लेकिन अरविंद का कहना है कि ये समाजवाद कब साम्यवाद में परिवर्तित हो जाता है ये पता ही नहीं चलता। कम्युनिज्म, साम्यवाद, समाजवाद कब साम्यवाद में परिवर्तित हो जाता है इसके बारे में व्यक्ति को जानकारी नहीं मिलती, और फिर इस साम्यवाद का वो खुलकर विरोध करते हैं। ये साम्यवाद के वो विरोधी थे। अब देखो साम्यवाद के विरोधी क्यों हैं? क्योंकि अरविंद साम्यवाद को एक विखंडनकारी शक्ति मानते हैं। विखंडनकारी शक्ति मानते हैं। अरविंद कहते हैं साम्यवाद एक विखंडनकारी शक्ति है, विखंडनवादी तत्व है। देखो दरअसल साम्यवाद से उनका विरोध इसलिए था क्योंकि साम्यवाद में इसका कोई स्थान नहीं है, धर्म और आध्यात्मिकता की कोई बात साम्यवाद करता नहीं है। कम्युनिज्म तो क्या है, पूरी तरीके से धर्म को खारिज कर देता है। जब पूरी तरीके से धर्म को खारिज कर देता है तो फिर ये कहेंगे कि अरविंद भी साम्यवाद के विरोधी हो जाते हैं। अरविंद का ये मानना है कि राज्य केवल आर्थिक व्यवस्था का प्रबंधन करे, समाजवादी रोल तो निभाए, लेकिन वो धीरे धीरे क्या है आर्थिक व्यवस्था का प्रबंधन करते करते सब कुछ खुद ही करने लगता है। और ये जो राज्य है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म, मतलब देखो पूंजीवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण समर्थक है, लेकिन वो इस रूप में ले गया है कि आर्थिक असमानता को क्रिएट करता है। साम्यवाद आर्थिक असमानता को तो खारिज कर देता है, मतलब आर्थिक असमानता तो स्थापित कर देगा, लेकिन व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरा खत्म कर देगा, धर्म को पूरी तरीके से खत्म कर देगा, व्यक्ति गुलाम की भांति हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या है, ना तो पूंजीवाद का समर्थन करते हैं और ना ही साम्यवाद का समर्थन करते हैं। साम्यवाद को तो वो कहते हैं कि साम्यवाद ना तो संभव है और ना ही दुनिया में कहीं साम्यवाद आ सकता है। ठीक है ना? हाँ, बस वो ये बात जरूर करते हैं कि हमको क्या है, राज्य समाजवाद की बात करते हैं। ये ठीक है, राज्य समाजवाद कि राज्य थोड़ी बहुत व्यवस्था करे गरीब आदमी के लिए, बहुत ज्यादा ये स्थिति ना हो कि अमीर और गरीब के बीच भेद हो जाए, राज्य को ये जरूर ध्यान में रखना है। तो राज्य साम्यवाद की, राज्य समाजवाद की बात करते हैं। और जिसको कहना चाहिए कि वो ये कहते हैं देखो साम्यवाद तो वो पूरी तरीके से खारिज कर देंगे कि ये तो खत्म ही हो जाएगा, एक दो देश में वो भी खत्म हो जाएगा, ये वाला मॉडल बचेगा और पूंजीवाद भी बचेगा। पूंजीवाद खत्म नहीं होगा, साम्यवाद खत्म हो जाएगा, ये मॉडल बचेगा और ये मॉडल बचेगा, साम्यवाद तो नहीं बचेगा। ठीक है ना? तो देखो पूंजीवाद का भी विरोध है, लेकिन वो पूंजीवाद का विरोध कर रहे हैं, लेकिन पूंजीवाद के खत्म होने की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूंजीवादी व्यक्तिवाद का स्वतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है, इसलिए पूंजीवाद बचा रहेगा, लेकिन साम्यवाद खत्म हो जाएगा। राज्य समाजवाद जरूर बचेगा, भारत जैसे देश जो समाजवादी व्यवस्था को आगे लेके चल रहे थे ये जरूर बचेगा। ठीक है ना? तो ये पूंजीवाद और समाजवाद संबंधी उनका विचार। फिर तीसरा आता है उनका लोकतंत्र के संदर्भ में क्या विचार है, डेमोक्रेसी। तो देखो लोकतंत्र के समर्थक थे, लोकतंत्र
एक अच्छी राजनीतिक विचारधारा है। लोकतंत्र के तो प्रशंसक थे, उसके समर्थक थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की कुछ कमियां हैं, उन कमियों को यदि हमने नहीं देखा तो लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। लोकतंत्र की कुछ कमियां हैं, मतलब देखो, शासन प्रणाली के रूप में वो एक लोकतंत्र के प्रशंसक थे कि लोकतंत्र एक अच्छी शासन प्रणाली है, इसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ चीज ध्यान में रखनी है, इस लोकतंत्र की कुछ कमियां हैं, यदि इस कमियों की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया तो लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। और कमी क्या है? लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही स्थापित करता है। बहुमत की तानाशाही, लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही स्थापित करता है, और जैसे बहुमत की तानाशाही स्थापित होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो जाता है। जैसे ही बहुमत की तानाशाही स्थापित होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो जाता है। पहली तो दिक्कत ये है, बहुमत की तानाशाही देख ही रहे हैं, भारत एक डेमोक्रेसी है, 80% हिंदू है, हिंदू मेजॉरिटी है, डिक्टेटरशिप ऑफ हिंदू, भले उस रूप में ना, लेकिन कहीं ना कहीं तो दिखाई देगा ना, हर जगह हमको हिंदू रूप में दिखाई देगा। अल्पसंख्यकों की कोई हैसियत नहीं बचती, कोई वैल्यू नहीं अल्पसंख्यक की। दुनिया में जहां जहां ऐसी स्थिति है वहां पे यही हालात है, अल्पसंख्यक की कोई वैल्यू नहीं है। जो मेजॉरिटी है, क्योंकि देखो लोकतंत्र में क्या, जिसके पास वोट ज्यादा उसकी सरकार और उसकी चलेगी, तो 80% हिंदू है, बात खत्म हो गई। पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पे अल्पसंख्यकों के और बुरे हाल है। हमारे यहाँ तो फिर भी अल्पसंख्यक बहुत बुरी नहीं तो लेकिन अच्छी स्थिति में है। यदि हम पाकिस्तान से कंपैरिजन करेंगे तो हमको दिखाई देगा हम बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन हम अमेरिका से कंपैरिजन करेंगे तो लगेगा कि हमारे यहाँ भी अल्पसंख्यकों की स्थिति खराब है। कनाडा से तुलना करेंगे, हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों की स्थिति खराब है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र की ये कमी है कि वो बहुमत की तानाशाही को स्थापित कर देता है। लोकतंत्र भी एक टाइप की डिक्टेटरशिप है, लेकिन कैसी है? बहुमत की। और जैसी बहुमत की तानाशाही होगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होना चालू हो जाएगा। और अरविंद व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे। तो पहला तो ये कमी है जिसको ध्यान में रखना है कि बहुमत की तानाशाही स्थापित नहीं होने देना है। दूसरी कमी वो ये बता रहे हैं कि लोकतंत्र में धनवान और संभार्त, लोकतंत्र की दूसरी कमी क्या है? अडानी और अंबानी, धनवान और संभ्रांत लोग। धनवान और संभ्रांत मतलब एलीट क्लास शासन में स्थान कर रहा है, शासन इनके हाथ में होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में। ये दुनिया की सभी लोकतंत्र का यही हाल। अमेरिका का लोकतंत्र, जिसको हम भारत का तो बात ही नहीं कर रहे, खैर हम अमेरिका की बुराई करें कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति का ये कहना था कि अमेरिका के राष्ट्रपति की यह स्थिति है कि यहाँ के जो पूंजीपति हैं, सड़क से चलते किसी भिखारी को भी व्हाइट हाउस में बिठा सकते हैं। ये अमेरिका के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट है, नाम याद नहीं आ रहा, शायद कैनेडी का स्टेटमेंट था, कि यहाँ का जो पूंजीवाद है, कैपिटलिस्ट है, वो सड़क चलते किसी भिखारी को भी व्हाइट हाउस की गद्दी पे बिठा सकता है। तो जब अमेरिका के ये हाल हैं, तो अभी तो हम अमेरिका से कमजोर लोकतंत्र हैं। हमारे यहाँ अडानी अंबानी का शासन है तो कौन सी बड़ी बात है। तो अभी देख रहे हो क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही होती है, लोकतंत्र में क्या है, पैसे वालों की सत्ता स्थापित हो जाती है, और जैसे ही पैसे वालों की सत्ता स्थापित हो जाएगी, यहाँ पे क्या है, समाज में असमानता बढ़ने लगेगी, असमानता बढ़ने लगेगी। अब भी देखिए ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, गैप बहुत ज्यादा है। भारत के 1% आबादी के पास 50% संपत्ति पे कब्जा करके रखा है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे संपत्ति कम होते जाएगी। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में धनवान और संभ्रांत लोगों का शासन है, और ये क्या है, असमानता को बढ़ा रहे हैं, ज्यादा है, और गरीब आदमी गरीब होते जा रहा है। ठीक है ना? अब देखो, सिर्फ अरविंद कमियां नहीं बता रहे हैं, ये कमी है, इस कमी से बचने के लिए क्या करना होगा? अरविंद कहते हैं इस कमी से बचने के लिए हमको शक्ति का विकेंद्रीकरण करना होगा। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए जरूरी क्या है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए।
यदि शक्ति एक स्थान पर केंद्रित हो जाएंगी कि पूरी शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में है, या पूरी शक्ति मुख्यमंत्री के हाथ में है, या पूरी शक्ति कलेक्टर के हाथ में है, यदि ये केंद्रीकृत होगा तो ये दो समस्या तो जाएगी ही जाएगी। यदि इन दोनों समस्याओं से बचना है, मतलब एक तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करेगा बहुमत की तानाशाही, और सामाजिक असमानता को बढ़ाएगी अमीरों की ताकत। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन और अमीरों की तानाशाही से बचना है, तो इसके लिए जरूरी क्या है, हमको शक्ति का विकेंद्रीकरण करना होगा। शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा तो ना ही बहुमत की तानाशाही स्थापित होगी, और ना ही क्या होगा, ना ही समाज में असमानता बढ़ेगी, क्योंकि दोनों ही लोकतंत्र के, मतलब लोकतंत्र को जड़ों को काटते हैं ये दोनों ही। इसलिए लोकतंत्र को यदि बनाए रखना है, अच्छी शासन व्यवस्था है, लेकिन उसकी कमियों की तरफ हमको लगातार ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो ये अरविंद का लोकतंत्र संबंधी विचार है। तो देखो अरविंद के हमने राज्य संबंधी विचार देखे हैं, व्यक्ति, पूंजीवाद, साम्यवाद, स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद, उनकी राजनीतिक विचारधारा है, निष्क्रिय संघर्ष, वो भी हमने देख लिया है, ठीक है ना। थोड़ा सा एक उनका स्वराज को और देख लेते हैं, जब इतना देख ही रहे हैं तो एक पॉइंट में स्वराज और देख लेते हैं। स्वराज, स्वराज, ठीक है ना। अब देखो ये वही उसी समय आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो स्वराज की मांग करते हैं। इनका यह कहना था कि यदि कोई राष्ट्र पराधीन है, यदि कोई राष्ट्र पराधीन है, मतलब पराधीन राष्ट्र क्या हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाएगा तो वो अपनी क्या है, शक्ति को खो देगा। यदि कोई राष्ट्र पराधीन हो जाएगा तो अपनी शक्ति को खो देगा, और जब वो अपनी शक्ति को खो देगा तो उसके अंदर, उस राष्ट्र में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनमें स्वतंत्र चिंतन खत्म हो जाएगा। भाई वो स्वतंत्र ही नहीं रहेंगे तो स्वतंत्र चिंतन कहां से लेके आएंगे। उनकी सोच भी गुलामी वाली हो जाएगी, मतलब व्यक्तियों की स्वतंत्रता भी समाप्त। भाई जब आपका राष्ट्र ही गुलाम हो गया तो आप उसके नागरिक, तो आप कहां तक स्वतंत्र रहोगे, आप भी, आपकी स्वतंत्रता भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, कोई भी जो विदेशी सत्ता होती है वो नहीं चाहती है कि उसके गुलाम देश में स्वतंत्र नागरिक हो या स्वतंत्र चिंतन पैदा हो। देखो विदेशी सरकार, क्या कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके यहाँ स्वतंत्र चिंतन पैदा हो, क्योंकि स्वतंत्र चिंतन पैदा होता है तो क्या, विद्रोह की संभावना, वो फिर क्या है, उन बुराइयों की तरफ ध्यान देता है। इसलिए कोई भी सरकार नहीं चाहती कि स्वतंत्र चिंतन पैदा हो। खासकर विदेशी सत्ता है तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि स्वतंत्र चिंतन पैदा हो, क्योंकि स्वतंत्र चिंतन पैदा होगा तो उनमें राष्ट्रवाद की भावना जाएगी और हमारा शासन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए वो ये कहते हैं कि यदि हमको अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना है तो हमको अपने राष्ट्र को स्वराज प्राप्त करना पड़ेगा। मतलब देखो भाई, यदि आपका देश स्वतंत्र है तभी आप सुरक्षित हो, तभी आप स्वतंत्र चिंतन करने की स्थिति में, तभी आप अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हो। यदि आप गुलाम देश में रह रहे हो तो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं, आपका आध्यात्मिक विकास ही रुक जाएगा, क्योंकि जो आपकी सरकार है वो आपका नहीं चाहेगी कि स्वतंत्र व्यक्तित्व और स्वतंत्र विकास डेवलप हो। मतलब अरविंद ये समझा रहे हैं स्वराज इसलिए जरूरी है हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए। यदि स्वराज नहीं रहेगा तो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी। समझ रहे हैं ना कहना क्या चाह रहे हैं, कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, स्वतंत्र चिंतन को बनाए रखने के लिए जरूरी है हमारा स्वयं का शासन हो, स्वशासन हो, विदेशी सत्ता को यहां से भगाओ। तो ये स्वराज के संदर्भ में तय है कि स्वराज को भी वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो अरविंद के राजनीतिक विचारों में आपको इतना ही बताना, राजनीतिक विचार में इतना ही है, 5 6 7 8 पॉइंट हो गए, बहुत है, थोड़ा थोड़ा लिखोगे पर्याप्त है। और यदि कोई इसी में से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लेता है कि अरविंद के लोकतंत्र संबंधी विचार, पूंजीवाद संबंधी, तो भी अपन आसानी से लिख सकते हैं, किसी में कोई है, बस आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए क्या कहना चाह रहे, इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है।
आपने यदि समझ लिया है, कुछ 2-3 की पॉइंट है, उन 2-3 की पॉइंटों को पकड़ लोगे तो किसी भी चीज को लिख सकते हो। इसमें याद आपको उसमें करना है, दार्शनिक विचारों में, ये तो कॉमन सी बात है। फिर देखो थोड़े से इनके सामाजिक विचारों को भी देख लेते हैं, इनकी संभावना